हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कभी चार्ज लगा होता है उस पे, या फिर वो अक्यूज्ड होता है किसी क्राइम के लिए, या फिर वो ऑलरेडी कोई क्राइम कर चुका है। तो अगर हम देखें लॉज एग्जिस्ट क्यों करते हैं, तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं ताकि लोगों को पता रहे कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। और कोई भी एक्ट करना या फिर कोई भी ओमिशन करना और वो लॉ में डिफाइंड है कि वो गलत है, कोई एक्ट करना या किसी एक्ट को ना करना, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है? एक ऑफेंस करना कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जिसने भी कोई क्राइम कमिट करा हो या फिर उसका ट्रायल चल रहा हो। जैसे कि आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 22 हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 20 के बारे में। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे BN राव, उन्होंने ये माना और उनका ये सोचना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ ऐसे प्रोविजंस डालने चाहिए जो कि राइट्स प्रोवाइड करे किसी भी अक्यूज्ड को या फिर किसी भी क्रिमिनल को जिसने ऑफेंस कर रखा है एंड वो फाउंड गिल्टी आया है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ऐसा टाइप का प्रोविजन डालना बहुत ज़रूरी था। तो इसी के कंटेक्स्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफ़ी डिटेल में। तो आर्टिकल 20 डील करता है तीन चीज़ों से, जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो जो पहला डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये कहाँ से लिया गया है या ये कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिस में है, कौन कौन सी कंट्रीज में प्रैक्टिस में है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वियमार कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, US कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ फॉलो करा जाता है। जो डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी है एंड डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, ये US के 5th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया है। तो अब डिस्कस करते हैं डिटेल में डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या करता है? ये लेजिस्लेचर को पावर देता है लॉ बनाने की, जिसका एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है और एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव मतलब जिस दिन से कोई लॉ लागू होके आया उस दिन से आगे फ्यूचर में वो लॉ का एप्लीकेबल होगा और पीछे पास्ट में जो भी चीजें हुई हैं उस पे इस नए लॉ का इफेक्ट नहीं पड़ता है। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ कौन सा होता है? ये एक ऐसे टाइप का लॉ होता है जो कि बैक डेट से कंटिन्यू होके आता है, जो आज की डेट में लॉ बना होता है। पर लेजिस्लेचर के ऊपर एक लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन ये है कि लेजिस्लेचर क्रिमिनल पर्पस के लिए, क्रिमिनल एक्ट्स के लिए या कोई भी क्रिमिनल लॉ आता है उस पे ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट में नहीं आता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो ये बताता है कि कोई भी क्रिमिनल लॉ होगा तो उसका सिंपल ये इफेक्ट होगा कि वो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेके आएगा। आर्टिकल 20 का जो सब क्लॉज 1 है वो लेजिस्लेचर की पावर को लिमिट करता है कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट अगर होता है या क्रिमिनल ऑफेंस निकल के आता है या क्रिमिनल पनिशमेंट बनाई जाती है तो उसका कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अब ऑफेंसेस हो गए और पेनल्टी हो गई, ये कहीं किसी एक्ट में डिफाइंड नहीं है, जैसे कि BNS में या IPC में डिफाइंड नहीं है। इनका जो मतलब लिया जाएगा या अगर इनका मीनिंग जानना है तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट से देखा जाएगा। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है
एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के लिए, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं करा जाएगा एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स, जब तक कि उसने किसी लॉ का उल्लंघन नहीं करा है। जिस टाइम पे वो एक्ट उसने करा था वो एक ऑफेंस था। नॉर बी सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी, ना ही उसको पेनल्टी जो है वो ज्यादा दी जाएगी जो कि उसे मिलती उस लॉ के अंदर जब उसने वो ऑफेंस करा था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पहला है केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। इस केस में ये कहा गया था कि जब भी कोई भी एक्ट किसी पर्सन का वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो लेजिस्लेचर उसके लिए पेनल्टीज प्रोवाइड करती है, और ये जो ऑफेंस उसने करा है उसके लिए उसको ये प्रोटेक्शन मिला है कि उसको जो भी सजा मिलेगी उस टाइम पे जो लॉ है उसको उसकी वही सजा मिलेगी और कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा केस था रतनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इस केस में यह कहा गया था कि लॉ को रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं करा जा सकता है ओनली फॉर दिस पर्पस कि किसी भी ऑफेंडर की सजा को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर पर ये जरूरी है चीज को नोट करना कि अगर कोई बाद में लॉ आता है और वो ऑफेंडर के लिए यूजफुल होता है, मतलब कि वो पनिशमेंट को रिड्यूस करता है, तो तब उसका रेट्रोएक्टिव इफेक्ट हो सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 पे, जो कि है डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी से रिलेटेड। इसका एक लैटिन मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस विक्सारी। ये एक लैटिन फ्रेज है और ये कहता है कि किसी भी पर्सन को 2 बार किसी सेम ऑफेंस के लिए सजा नहीं दी जाएगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कहने का मतलब है किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर कोई केस चल रहा है और उस केस में उसको सजा मिल चुकी है, तो फिर से उसी सेम केस के लिए जिसकी उसने सजा काट ली है उसको वापस से ट्राई नहीं किया जाएगा या उसकी सजा वापस से उसको रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके 2 लैंडमार्क जजमेंट हैं। थॉमस दाना वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में 3 इंपॉर्टेंट बातों को कंसिडर करने के लिए कहा गया जब डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जेपर्डी का कोई एप्लीकेशन करना चाह रहा हो। वो क्या क्या है? पहली चीज ये है कि अक्यूज ने कोई ऑफेंस करा होना चाहिए। दूसरा, जो प्रोसिक्यूशन उसका चल रहा है वो किसी ऑनगोइंग ऑफेंस के लिए होना चाहिए। और तीसरा कि जो रिजल्ट है, जो उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा था उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल चुकी होनी चाहिए और उसने उसकी सजा काट ली होनी चाहिए। तो तब उस केस में अगर उसको फिर से कोई प्रोसिक्यूट करता है या उसको पनिशमेंट देता है तो वो इस डॉक्ट्राइन का एडवांटेज ले सकता है। फिर एक और लैंडमार्क जजमेंट है जो कि है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था कि एक पर्सन था, वो गोल्ड लेके आ रहा था इंडिया में, ठीक है, और जो भी अथॉरिटीज थी उनको इसके बारे में नहीं पता था कि वो इतना गोल्ड लेके आ रहा है या फिर उसने प्रायर परमिशन नहीं ली थी इतना गोल्ड को लेके आने के लिए इंडिया में। तो उनको सी कस्टम्स अथॉरिटी एक्ट के तहत उनका जो गोल्ड था वो सीज कर लिया गया था। पर साथ ही साथ क्या हुआ था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट भी उनके ऊपर लगाया गया और प्रोसीडिंग्स चलाई गई। तो इस केस में मकबूल हुसैन ने कहा कि जब मेरा गोल्ड ऑलरेडी सीज कर लिया गया है तो फिर अब मुझ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्यों लगाया जा रहा है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो जरूरी ये है कि जो आपका प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट है वो किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने दिया होना चाहिए आपको,
और तभी आप आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सेम प्रोसीडिंग्स आपकी फिर से निकल के आती हैं। पर अगर आपका प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट किसी भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या फिर कोई भी डिपार्टमेंटल अथॉरिटी द्वारा चल रहा है, प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट दी गई है, तो तब आप आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 का एडवांटेज नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 3 में, जो कि डील करता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन से। इसका भी एक लैटिन मैक्सिम है, नेमो टेनेटर प्रोडेर अक्यूजरे सिप्सम। ये कहता है नो वन इज बाउंड टू अक्यूज और प्रोड्यूस एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई भी पर्सन अपने अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं लेके आ सकता है। इसके लिए कोई भी पुलिस अथॉरिटी कंपल्सरी दबाव नहीं बना सकती है किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर। तो जरूरी क्या है इसका एडवांटेज लेने के लिए? आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हैं तो 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी होंगी कि आपके ऊपर एक चार्ज लगा होना चाहिए किसी ऑफेंस के अगेंस्ट। दूसरा, कोई भी विटनेस या एविडेंस देने की बात हो रही है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के अगेंस्ट जिसके लिए आपको अक्यूज करा गया है। और तीसरा, विटनेस या एविडेंस जो आपने दिया है वो आपके अगेंस्ट यूज हो रहा है। अगर ऐसी चीजें होती हैं तो तब आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन का एडवांटेज ले सकते हैं। एक केस है यहाँ पे, नंदिनी सप्तपदी वर्सेस दानी एंड अनदर। इस केस में क्या हुआ था कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा थे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे गए थे। उनको सू करा गया था और पुलिस स्टेशन लेके गए थे और वहां पे उनका क्वेश्चन एंड आंसर हो रहा था, जहां पे उनको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करे गए थे और कहा था कि आप इनका आंसर करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन है और मैं इनको आंसर नहीं करूंगा, इन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को बिल्कुल आंसर नहीं करूंगा। तो पुलिस ने उनके ऊपर सेक्शन 179 ऑफ द सीआरपीसी लगा दी और कहा कि जो सेक्शन 179 सीआरपीसी है आप उसके तहत हमको बाध्य हैं आंसर करने के लिए। सेक्शन 161 सीआरपीसी लगाई गई, पर साफ साफ ये कहा गया उसमें कि अगर अक्यूज्ड को आंसर करने से उसको एक्सपोज करा जाता है तो वो साफ मना कर सकता है कि वो आंसर नहीं देगा। और साथ में सेक्शन 25 जो कि ये कहता है कि पुलिस कस्टडी में जो कि ये कहता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स जो भी होते हैं वो इनएडमिसिबल होते हैं इन द कोर्ट्स। सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात करी गई, जिसमें यह कहा गया था कि कन्फेशन अगर पुलिस कस्टडी में दिया गया है तो वो इनएडमिसिबल है। और सेक्शन 27 ये कहता है कि अगर आपकी कोई कही हुई बात कोई डिस्कवरी करवाती है, कहने का मतलब है मैंने कहा कि मैंने ये क्राइम कमिट करा है और मेरे जो भी टूल्स थे या वेपन्स थे जो मैंने इस क्राइम को कमिट करने के लिए यूज करे थे वो मेरी कार की डिक्की में रखे हैं। अगर ये मेरी कही हुई बात डिस्कवरी करवाती है इस बात की तो तब वो एडमिसिबल होगा, वरना इसके अलावा मेरी कही हुई कोई भी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं होगी और मेरे ऊपर कोई भी ये दबाव नहीं बना सकता है कि मैं अपने अगेंस्ट कोई भी एविडेंस दूं या फिर विटनेस बनूं। फिर उसके बाद एक केस आया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू का। इस केस में ये कहा गया था कि कोई भी राइटिंग स्पेसिमेन हो गया या फिर कोई भी सिग्नेचर हो गया या फिर कोई भी थंब इंप्रेशन हो गया, अगर ऐसी टाइप की कोई भी चीजें हैं तो वो विटनेस की कैटेगरी में नहीं आ सकती हैं और आप इनको देने, इन चीजों को सबमिट करने से रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।